Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, the place where stories come alive. Today we have got something special lined up for you. So sit back, relax, and get ready to dive into a world of emotions, twists, and unforgettable moments. Let's begin. The story starts now. युवाना ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छे, हम दोस्त कम बहनें ज्यादा हैं। एक दूसरे के लिए अगर किसी को मार सकती हैं, तो मर भी सकती हैं। उसने मेरा हर दुख कर दर्द में बहुत साथ दिया है। उस समय भी जब मैं बहुत हरा हुआ महसूस कर रही थी, तब उसने ही मुझे संभाला था। उसकी और मेरी जान बसती है एक दूसरे में। उसकी बातों को सुनकर एरिक भी मुस्कुराने लगा और बोला, बिल्कुल मेरे और जैक की तरह, हम भी एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी। युवाना भी एरिक की बात पर उसे एक स्माइल पास कर देती है और एरिक भी। फिर दोनों ही चुप हो जाते हैं। अब वहां सिर्फ बर्तनों और उनके दिलों की धड़कनों की ही आवाजें आ रही थीं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करना चाहते थे। खास करके युवाना, उसके पास तो पिछले जन्म की भी बहुत सी बातें थी जो वो एरिक से शेयर करना चाहती थी। मगर कैसे, क्या बोले, कौन शुरुआत करे, दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था। तो एरिका आकर शांति से किचन स्लैब पर बैठ गया और युवाना को देखने लगा, जो उसके लिए कुछ बना रही थी। ये सोच सोचकर ही एरिक मुस्कुराए जा रहा था। उसे बड़ा स्पेशल फील हो रहा था। उसका अभी हवा में उड़ने का मन कर रहा था। पर उसने कितनी मुश्किलों से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया था, ये तो सिर्फ वो ही समझ सकता था। वो दोनों अभी अपने काम, यानी कि एरिक युवाना को ताड़ने में लगा हुआ था और युवाना का ध्यान अपने उबलते नूडल्स पर था कि तभी युवाना नमक बोलते हुए नमक लेने के लिए थोड़ा एरिक की तरफ झुकी। तो एरिक भी नमक युवाना को देने के लिए नमक की तरफ झुका। दोनों का ही ध्यान नहीं था और एक साथ नमक की तरफ झुकते हुए उनके सिर आपस में टकरा गए। ये होते ही दोनों एकदम से दूर हुए और अपना अपना सिर सहलाने लगे और फिर एक दूसरे को देखा तो एक साथ ही हंस पड़े। हंसते हुए एरिक ने नमक उठाकर युवाना को पकड़ा दिया तो और फिर खुद वो कॉफी बनाने लगा दोनों के लिए। युवाना ने भी जल्दी से थोड़ा नमक और ऐड कर दिया, क्योंकि उसे ये तो अच्छे से पता था कि एरिक नमक थोड़ा ज्यादा खाना पसंद करता है अपने खाने में। और ये बात नोटिस करके एरिक भी युवाना को प्यार से देखने लगा। इतनी बारीकी से उसकी आदतों के बारे में उसकी माँ के बाद युवाना ने ही उसे जाना था। थोड़ी देर बाद नूडल्स बनाने के बाद युवाना ने दो बॉलर्स में अलग अलग नूडल्स निकल लिए और अपने वाले और भी ज्यादा मिर्ची ऐड कर ली, क्योंकि उसे स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा पसंद था। वहीं ये बात एरिक ने तुरंत नोट कर ली कि युवाना को स्पाइसी खाना पसंद है। ऐसे ही तो एक दूसरे की हरकतों पर ध्यान देकर दो लोग एक दूसरे के बारे में नेचुरली जानते हैं कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, कैसी सोच है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। काफी कुछ समझ में आ जाता है। बस अभी यही तरीका ये दोनों भी यूज कर रहे थे एक दूसरे को समझने के लिए। और फिर अपने अपने बॉल और कॉफी को उठाकर दोनों टेरेस पर चले गए। आज मौसम काफी अच्छा था। ठंडी शांत हवाएं भी चल रही थीं। वो दोनों को ही सुकून पहुंचा रही थी। टेरेस पर एक झूला भी था, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं, पर दो लोग उस पर आराम से बैठ सकते थे। पहले एरिक उस पर बैठ गया और फिर उसने युवाना को भी अपने पास बैठने का इशारा किया, तो युवाना भी उसके साथ झूले पर बैठ गई। दोनों अपनी अपनी नूडल्स और कॉफी को एंजॉय कर रहे थे, साथ में कुछ बातें भी कर रहे थे अपने अपने काम को लेकर और उन पर लगातार हो रहे हमलों पर भी बोते की उन दोनों ने। पर फिर अचानक से एरिक बोला, नूडल्स बहुत अच्छे बने हैं, मुझे बहुत पसंद आए, उनका टेस्ट काफी अलग है। ऐसा क्यों? तो युवाना भी बोली, क्योंकि मैंने कुछ इंडियन मसालों का भी उसे लिया था, जो कि यूजली आप लोग खाते नहीं हो, और कॉफी भी बहुत अच्छी थी। आई लाइक द टेस्ट वेरी मच। इतना बोलकर दोनों मुस्कुराने लगे। पर तभी अचानक से एरिक बोला, इसमें तो पहले से ही इतनी मिर्ची थी, तुमने और भी मिला ली अपने वाले, ज्यादा मिर्ची तो नहीं हो गई? तो युवाना ने नामे सिर हिला दिया। तो एरिक ने मुंह बनाकर जल्दी से अपनी चापस्टिक से युवाना के बॉल पर हमला कर दिया और बेचारी युवाना देखती ही रह गई। पर फिर उसने भी मुंह बना लिया। दरअसल बॉल लेना तो वो एरिक का भी चाहती थी, मगर एरिक ने अपने नूडल्स में एग भी मिला लिए थे, जो युवाना को बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसे नॉनवेज खाना बचपन से ही नहीं पसंद था। पर वहीं एरिक को वो एक्स्ट्रा मिर्ची वाला नूडल्स इतना पसंद आया कि उसने सारा खत्म कर दिया। हालांकि ज्यादा बचा भी नहीं था।
पर फिर भी उसने अच्छे टेस्ट के चक्कर में पूरा फिनिश कर दिया। ये उसने सच में जानबूझकर नहीं किया था। वो एक बड़ा वाला फूडी था, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने पप्पी फेस बनाकर युवाना को देखा, जो उसे ऐसे देख हंस रही थी। उसका पेट काफी भर चुका था। वो भूखी तो बिल्कुल भी नहीं थी अब, वैसे भी ज्यादा खाने की उसकी आदत भी नहीं थी। एरिक ने अपनी गलती सुधारने के मकसद से युवाना को अपना वाला ऑफर किया, तो उसने साफ मना कर दिया और बताया कि वो बचपन से ही नॉन वेज खाना पसंद नहीं करती, अंडा तक नहीं। तो एरिक को हंसी आ गई और वो हंसते हुए ही बोला, क्या पर क्यों? मेरा मतलब था कि क्यों नहीं खाती? खराबी ही क्या है नॉन वेज खाने में? मुझे तो बहुत पसंद है। लेग पीस। इतना बोलकर वो फिर से हंसने लगा। उसके लिए तो ये सब बहुत नॉर्मल था। हफ्ते में कम से कम तो वो इस कुछ न कुछ खाता ही रहता था। वो क्यों सभी खाते थे? प्रेम भी। हालांकि इस बारे में उसकी मम्मी को नहीं पाया था। उसकी मम्मी भी इंडिया से ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी, तो उन्हें तो शुरू से ही अंडों तक से एलर्जी सी थी। उल्टियां हो जाती थी उन्हें आज भी, पर प्रेम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एरिक को हंसता देख युवाना भी हंसने लगी, पर उसकी हंसी में व्यंग था। ऐसा नहीं था कि उसे खाना पसंद नहीं था, तो जो खाते थे उसे उनसे भी कोई दिक्कत थी। बस उसे किसी को मारकर खा जाना सही नहीं लगता था, वो भी सिर्फ अपने जुबान के टेस्ट के लिए। क्योंकि जुबान को ये पसंद था, सिर्फ इसलिए हम उन बेजुबानों को मारकर खा जाए, जो हमसे रोकर खुद को न मारने की भीख भी नहीं मांग सकते। उसे उन बदनसीब जानवरों के लिए बहुत बुरा लगता था, जो अब सिर्फ इंसानों को खुश करने के लिए जन्मी जाती थी। पर अब वो ये बात एरिक को कैसे समझाए, क्या बोले? इसलिए उसके साथ हंसते हुए चुप हो गई। वहीं युवाना को चुप देख एरिक को लगा कि कहीं उसने उसे अनजाने में हर्ट तो नहीं कर दिया, क्योंकि वो खाता था अपने मजे के लिए। हालांकि पहले उसे भी बचपन में अच्छा नहीं लगता था, मगर जब हम बड़े हो जाते हैं तो कुछ चीजें जरूर बदल जाती हैं, जैसे कि हमारा माइंडसेट इस दुनिया को लेकर। एरिक ने फिर से बात की शुरुआत करते हुए बोला, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो। मेरे आसपास सभी खाते थे, तो मैंने भी शुरू कर दिया। मुझे तब नहीं लगा कि कुछ खराबी है इसने। जैसे हम प्लांट्स को खाते हैं, वैसे ही हम जानवरों को भी खा सकते हैं। पर जब बात को गहराई से समझा, तब तक मैं नॉनवेज का एडिक्टेड हो गया था। अब मेरे लिए नॉनवेज छोड़ना नामुमकिन हो गया था। मुझे भी समझ आता है कि मेरी जुबान तो खुश रहती है, मगर मन खुश नहीं होता। कुछ खाता सा है दिल में। इतना बोलते बोलते उसके चेहरे पर निराशा और मजबूरी साफ झलक रही थी। पर फिर को अचानक से ही बात को पलटते हुए युवाना से बोला, वैसे तुम कोई एनिमल लिवर हो क्या? तुम्हारी बातों से तो लग रहा है बहुत बड़ी वाली एनिमल लिवर हो। इतना बोलकर वो युवाना को देखने लगा, जो खुद उसे ही देख रही थी। वो बोली, हाँ बिल्कुल, मेरे दो पैट्स भी हैं, वो दोनों ही बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल तुम्हारे तरह। इतना बोलकर युवाना, जो अपने में ही खोई हुई अपने बच्चों को याद करके मुस्कुराए जा रही थी, अचानक से ही उसे एहसास हुआ कि उसने किसके सामने क्या बोल दिया था। वो धीरे से नजरें उठाकर एरिक को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। उसके एक्सप्रेशंस में शैतानियत साफ झलक रही थी। ये बात नोटिस करके कि अब वो फंस चुकी है, उसने जल्दी से भागने का प्लान बनाया और जल्दी से उठकर गुड नाइट बोलकर जाने लगी कि तभी एरिक ने पीछे से उसका हाथ झटके से पकड़कर दोबारा खुद की तरफ घुमाया। तो युवाना संभल नहीं पाए और पलटते हुए एरिक के ऊपर ही गिर गई, और उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच हो गए, या कहूं कि चिपक गए। और उन दोनों विचारों की धड़कनें जैसे एक पल को रुक सी गई। उन दोनों की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गईं, और हैरानी में दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखे जा रहे थे। दोनों जैसे भूल चुके थे कि किस पोजीशन में थे। युवाना के हाथ एरिक के कंधों पर थे, तो एरिक के हाथ उसकी कमर को पकड़े हुए थे। काफी देर बाद दोनों अपने अपने शौक से बाहर आए, और अचानक से ही युवाना हड़बड़ी में एरिक के ऊपर से हटने लगी, तो नीचे फैली कुछ कॉफी पर दोबारा उसका पैर फिसला और दोबारा से उन दोनों के होंठ एक दूसरे से चिपक गए। ये तो और भी ज्यादा अनएक्सपेक्ट था। बेचारे अब एक दूसरे को लाचारी वाली नजरों से देखने लगे, जैसे बोल रहे हों, मैंने कुछ भी नहीं किया यार। वहीं अब इस बार एरिक ने समझदारी दिखाए और युवाना को उसकी कमर से पकड़कर अपने साइड में बिठा लिया। और जैसे ही दोनों शांति से बैठे, तो 2 मिनट तक बिना एक दूसरे को देखे या कुछ बोले, सामने ही देखते हुए कुछ को शांत करने लगे। बेचारी युवाना के गाल तो उस अनएक्सपेक्टेड किस के बाद लाल पड़ चुके थे, पर यहाँ शांत होते ही
एरिक के दिमाग में कुछ खुराफाती चलने लगा। वो अचानक से ही अपने साइड में बैठी युवाना को परेशान करने के लिए एकदम से उसके चेहरे के पास जाकर चला गया, तो युवाना भी एक बार को डर गई। वो सीन बड़ा फनी था। युवाना अचानक से एरिक के खुद से इतना पास आने से हैरानी से उसे देखने लगी। तो वहीं एरिक शरारत से उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए सेडेक्टिवली बोला, साहिबा। तो युवाना ने भी कर दिया। तो वो फिर से बड़ी इंटेंसिटी से बोला, साहिबा। तो युवाना का फिर से सेम रिएक्शन था, बल्कि उसकी आंखें और धड़कनें तो एरिक की सेडेक्टिव आवाज को सुनकर और बड़ी हो गई थी कि तभी एरिक एक फ्लटी टोन में बोला, साहिबा हमने अभी किस किया ना। तो युवाना ने भी हाँ में सिर हिला दिया, पर फिर तुरंत ही ना में जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगी। वहीं उसके इस क्यूट से हरकत को देख एरिक का तो जैसे दिल ही आ गया था। उस पर वो हल्का सा हंसते हुए युवाना के माथे पर किस करते हुए बोला, मैं प्यारा तो हूँ साहिबा, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। गुड नाइट साहिबा। बोलकर वो अपना मग और बॉल जिसमें अभी भी उसकी बची हुई नूडल्स रखे हुए थे, एरिक यूं ही मुस्कुराते हुए जल्दी से किचन में बर्तन रखकर और नूडल्स को डस्टबिन में फेंककर कुछ सोचते हुए फिर से मुस्कुराने लगा और अपने रूम में चला गया। वहां जाकर युवाना के बारे में सोचते हुए अपने मोबाइल में युवाना का गाया हुआ गाना सांसों की माला पर सिमरू में पी का नाम की लिरिक्स को इंग्लिश में सर्च करके समझने लगा। और फिर उसे कुछ कमेंट्स से ये भी पता चला कि ये सॉन्ग किसी मीरा भक्त ने अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए लिखा था। इस मतलब को समझकर तो जैसे उसे भी इस गाने से प्यार सा हो गया। वो उसे सुनते हुए ही युवाना और अपने बीच हुई पहली किस को याद करते मुस्कुराते हुए ही नींद के आगोश में चला गया। वहीं एरिक के जाने के बाद भी अभी जो हुआ उसे सोचते हुए युवाना मुस्कुराते हुए चांद को ही देखे जा रही थी और फिर कुछ देर बाद खुद भी सोने चली गई। वही कोई था जो उन दोनों को काफी देर से नफरत से घूरे जा रहा था, और कोई नहीं वो मोना ही थी, जो आज बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसका एक और प्लान आज पूरी तरह फेल हो गया था। सुबह का वक्त अंडस्को युवाना जैसे ही तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आने लगी कि तभी उसे किसी जाने पहचाने की आवाज आई, और जैसे ही उसने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो उसकी आंखें अचानक से ही नम हो गईं, और वहीं बाकी सभी हैरान हो गए। पर बेचारी मेरी और प्रेम तो डर कर जोर से चिल्ला दिए। वहीं इतने समय के बाद अपने सामने अपने बच्चों को देखकर युवाना जैसे एक ही जगह पर जड़ हो गई, पर उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। वहीं बाकी सभी हैरान थे, ये कौन थे, उन्हें यहाँ कौन लाया और क्यों लाया, ये किसके हैं, यही सब सभी सोच रहे थे। पर आर्या वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए कभी आर्या को देखती तो कभी दरवाजे पर खड़े बॉस और आशा को, जो अभी खुद युवाना को अपनी मासूम आंखों से देखे जा रहे थे। तभी बॉस और आशा दोनों साथ में भागकर आए, तो युवाना भी सीढ़ियों से उतरकर जल्दी जल्दी उनके पास जाने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ये उसके पहले बच्चे थे जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते हुए आए थे, और फिर आखिर में उसको और उसके बच्चे युवान को बचाने में उन दोनों ने भी अपनी जान गंवा दी थी। युवाना ने नीचे अपने घुटनों के बल बैठकर अपनी दोनों बाहें फैला दी, तो वो दोनों भी अपनी माँ के सीने से जा लगे। आखिर ना जाने वो कब से अपनी माँ के पास मिलते इस सुकून के लिए तरसे थे। एक दूसरे को गले लगाकर सिर्फ युवाना ही नहीं, बॉस और आशा भी रो रहे थे कि तभी अचानक से प्रेम डर के चिल्लाते हुए एरिक की गोद में चढ़ गया और बोला, ओ शिट ब्रो, ये कुत्ता और बंदर कहाँ से आ गए। इस कुत्ते को मुझसे दूर रखो, ये भी मुझे काट लेगा, तो फिर से मुझे 14 इंजेक्शन ठुकवाने पड़ेंगे। ये है किसके, क्या ये आपके पेट से यूवी दी, ये काटते तो नहीं ना। वहीं उसकी नौटंकी देख सभी उसे घूरने लगे। वहीं एरिक ने उसे झटके से खुद से अलग कर दिया, तो प्रेम पास रखे सोफे पर जा गिरा, और फिर भी उसके एक्सप्रेशंस इतने पीड़ादायक थे जैसे उसे गुलगुले सोफे पे नहीं, जलते अंगारों पर फेंका गया हो। पर किसी ने भी अभी उसकी नौटंकी पर ध्यान नहीं दिया, उसके क्राइम पार्टनर्स ने भी नहीं। वो भी अभी सामने चल रहे मेल मिलाप को देखने में बिजी थे। वहीं ये बात प्रेम के सीधे दिल पर लगी। कोई और उसके अलावा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो घूर घूर कर बॉस और आशा को देखने लगा, जैसे वो ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन हो। जी हाँ, ये है बॉस और आशा, जो कि युवाना के लिए उसके सगे बच्चे से कम नहीं थे, और जो अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि पिछले जन्म में इन दोनों ने उसके और उसके बच्चे युवान के लिए किया था। हाँ, उस दिन प्रेम के साथ बॉस और आशा भी आए थे। वो प्रेम का पीछा करते हुए उस तक पहुंचे थे,
मगर वहां उन दोनों ने उसकी जान बचाते बचाते खुद की ही जान गंवा दी। युवाना और बॉस यानी कि बंदर महाराज के तो सिर्फ आंसू ही बह रहे थे, मगर आशा यानी कि फीमेल डॉगी तो पूरा गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी, जिससे चिढ़कर बॉस मुंह बनाते हुए उसको घूरते हुए बोला, मुंह बंद कर अपना शादीशुदा सेनुरिटा, वरना मैं तेरे मुंह में हमेशा हमेशा के लिए हड्डी फंसा दूंगा। तब मत बोलिए कि बॉस ने बताया नहीं। पहले इतना बोलकर बॉस फिर से युवाना से लिपट गया। आखिर अपनी माँ की गोद में किसे ही सुकून नहीं मिलता। दरअसल बॉस और आशा युवाना को कुछ साल पहले एक सीक्रेट मिशन में जंगलों में जख्मी हालत में मिले थे। उस वक्त ये बहुत छोटे भी थे, तो वो चोटें उनको मौत के मुंह में ले गई थी, मगर युवाना की समझ और केयर से उन्हें एक नई जिंदगी मिली थी। और जो हमें जिंदगी देता है वो ही तो हमारी माँ होती है। तब से युवाना पिछले 2 सालों से उन दोनों की परवरिश किसी समझदार माँ की तरह कर रही थी, और वो दोनों भी उसे दिल से अपनी माँ ही मानते थे। वही बॉस की बात से बुरी तरह चिढ़कर उस पर भौंकते हुए बोली, तू तो अपना मुंह बंद ही रख, भूल गया ना फिर से, मैं बड़ी बहन हूँ तेरी, तो तमीज से बात किया कर मुझसे। और ये क्या होता है, शादीशुदा सेनोरिटा, सेनोरिटा का मतलब ही अनमैरिड होता है, बेवकूफ। और दीदी बुलाया कर मुझे, वरना मम्मा से तेरी पिटाई करवा दूंगी, समझा। आया बड़ा ऑन। इतना बोलकर उसने भी दोबारा युवाना के गले लग गई और उसे अपनी मासूम आंखों से देखने लगी। वहीं आशा की धमकी सुनकर बेचारे बॉस का बुरा वाला मुंह बन गया, और वो उसे तिरछी नजरों से देखते हुए खुद से ही मुंह बनाकर धीरे से बोला, आय बड़ी मम्मा की चमची, और काहे की बड़ी, मुझसे बस 2 दिन ही तो बड़ी है, पर बनती ऐसे है डे से 2 साल बड़ी हो। ऑन। और इन दुष्ट बहनों का तो जन्म से यही काम होता है कि कैसे भी करके मम्मा से अपने बेचारे भाई को पिटवा ले। वहीं उसकी बातों को सुनने की कोशिश करते हुए आशा उसे घूरते हुए बोली, अभी मन ही मन कितनी गालियां दी तुमने मुझे। ऑन बोल। तो बॉस ने उसे अपनी स्पेशल बंदरों वाली स्माइल दिखा दी, तो आशा ने भी उसे इग्नोर कर दिया। वहीं इतने देर से बेचारी युवाना के तो जैसे तोते ही उड़ गए थे, क्योंकि उसे अपने पेट्स की बातें सुनाई दे रही थी। नहीं नहीं, सुनाई तो सभी को दे रही थी, मगर उसे समझ भी आ रही थी। पर उसने कुछ देर बाद इन बातों को अभी के लिए इग्नोर करना ही सही लगा। और वैसे भी जब से उसका रिबीर्थ हुआ था तब से कुछ न कुछ अटपटा उसके साथ होता ही जा रहा था। वहीं कुछ सोचकर उसने एकदम से आर्या की तरफ देखा, मगर उसके रिएक्शन में कुछ खास बदलाव नहीं देखा उसे। तो उसे लगने लगा कि आर्या को बॉस और आशा की बातें समझ में नहीं आ रहे थे। पर तभी अचानक से बॉस और आशा के आंखों के सामने मोना आ गई, जिसका ध्यान अभी हॉल में उठ रहे बवंडर पर नहीं था। वहीं उन दोनों की आंखें में जैसे मोना के लिए बेपनाह नफरत उतर आई। पर तभी अचानक से बॉस और आशा के आंखों के सामने मोना आ गई, जिसका ध्यान अभी हॉल में उठ रहे बवंडर पर नहीं था। वहीं उन दोनों की आंखें में जैसे मोना के लिए बेपनाह नफरत उतर आई थी, क्योंकि वो मोना ही तो थी जिसने न केवल उनकी मम्मा और होने वाले बेबी को हक किया था, और साथ में बड़ी बेरहमी से उन्हें भी युवाना के सामने ही काटकर मार डाला था। उन्हें सब याद था, पर ये नहीं पता था कि उनके मरने के बाद और क्या क्या जुल्म उनकी मम्मा पर किए गए थे। और इस बार वो बदले की भावना को लिए वापस आए थे, और मोना को देखते ही उनके अंदर का जानवर जो अभी तक सोया हुआ था, और किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह वो अभी तक तो युवाना के साइन से चिपके हुए थे, पर अब सब वही मासूम आंखें जैसे खून की प्यासी हो गई थी। मोना को देखते ही वो दोनों गुस्सा और नफरत लिए तुरंत मोना की तरफ भागे, और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, बॉस और आशा सीढ़ियों से नीचे आती मोना पर छलांग मारकर चढ़ गए। और फिर तो बीने देखे समझे, कभी उसके हाथ पर तो कभी उसके गले पर, पैरों पर। शायद ही उन्होंने उसके बॉडी का कोई हिस्सा छोड़ा होगा जिस पर उन्होंने काटा या नीचा ना हो। वहीं अचानक इस खतरनाक हमले से सहम और हड़बड़ा कर मोना कम से कम 10-12 सीढ़ियों से गिरते पड़ते नीचे लैंड हुई। नीचे गिरकर जब वो दर्द में तड़पने लगी, तब भी उन दोनों ने उसे बख्शा नहीं। वैसे भी जानवरों को चाहे कितना ही सीखा लो, मगर उनके गुस्से को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी युवाना के एक बार बोलने भर से वो दोनों बेशक रुक जाते, मगर क्यों ही युवाना उन दोनों को रुकने को बोलती। मोना यही डिजर्व करती थी। दरअसल इससे भी कहीं ज्यादा दर्द और पीड़ा वो डिजर्व करती थी, जो एक न एक दिन उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। वहीं बाकी सब भी बस देखे ही जा रहे थे। पर तभी मैरी थोड़ा डरते हुए आर्या से बोली, आरू प्लीज रोको उन्हें, कुछ तो करो, उसे कुछ हो गया तो आर्या एक तक सेटिस्फेक्शन के साथ मोना की रोटी चिल्लाती दयनीय हालत को देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, ये यही डिजर्व करती है,
ये एक तबाही है जिसे काबू में रखना होगा, चाहे वो जैसे भी करना पड़े। और वैसे भी उन दोनों को मैं नहीं, सिर्फ इनकी मम्मा ही रोक सकती है। ये सिर्फ उसकी ही सुनते हैं। उसकी पहली बात किसी को कुछ खास समझ नहीं आई। जैक और अकू की भी कुछ समझ में नहीं आया, सिवाय इस बात के कि मोना हम सभी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, इसीलिए उसे काबू में रखना चाहते हैं ये लोग। और दूसरी बात को सुनकर सभी के मन में एक साथ आया, क्या अब इन दोनों के साथ इनकी माँ भी आई है? क्या अब वो दोनों भी यही रहेंगी? ये सोच कि अब चार चार जानवर उनके साथ रहेंगे, उन सभी के दिल उनके किडनी में जा छुपे। वहीं प्रेम और मैरी ने अटकते अटकते आर्या से पूछा और कहा है, इन प्यारे प्यारे बच्चों की माएँ उन्हें बुलाए न ताकि वो इन्हें शांत करवा सके। तो आर्या ने मुस्कुराते हुए उन सभी को देखकर और फिर युवाना की तरफ इशारा करते हुए बोली, शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं, मैंने माँ नहीं कहा, माँ कहा। इन दोनों की दो नहीं एक ही माँ है, और वो है युवाना। इतना सुनते ही सभी के मुंह देखने लायक थे। वहीं इन सभी ड्रामों से थका बेचारा एरिक ने पानी पिया ही था कि आर्या की लास्ट वाली लाइन सुनकर सारा पानी बाहर आ गया और वो खांसने लगा, और वहीं प्रेम के मुंह से अचानक से ही निकल गया, ये कब हुआ? उसकी बात सुनते ही सभी अपने अपने सदमे से बाहर आकर प्रेम को घूरने लगे। ये कैसा वहियात सा सवाल था। वहीं अभी ये ड्रामा चल ही रहा था कि तभी सभी को युवाना की कड़क आवाज सुनाई दी, बॉस आशा, स्टॉप इट नाउ, और मेरे पास आओ अभी इसी वक्त, इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम योर मदर। और इतना सुनते ही दोनों मोना को वैसी ही हालत में छोड़कर जल्दी से युवाना के पास आकर प्यार से उससे लिपट गए और उसे ऐसे देखने लगे जैसे उनसे ज्यादा मासूम और कोई नहीं हो सकता। और युवाना भी नीचे बैठकर उनका सिर प्यार से सहला रही थी, जैसे उन्हें शाबाशी दे रही हो कि जो काम अभी तुम लोगों ने किया है वो बहुत अच्छा था। वहीं वो दोनों भाई बहन भी अपनी मम्मा का प्यार पाकर जैसे बड़े खुश थे, उछल उछल कर अपनी खुशी को जाता रहे थे। तो युवाना भी मुस्कुरा दी। वहीं मोना, जिसकी हालत सक ने बड़ी खराब कर दी थी बॉस और आशा ने, उसके बाल सारे बिखरे हुए थे, कपड़े बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुके थे, कहीं कहीं से फटे हुए भी थे, और वहीं पूरी बॉडी पर नोचने और कटने के निशान देखे जा सकते थे। उसकी हालत बेहोशी जैसी हो चुकी थी, पर पूरी तरह से होश खोने से पहले उसने अभी की गई युवाना की हरकत को भी देख लिया। और अब उसके दिमाग में ये बात भी बैठ गई कि ये सब युवाना के कहने पर ही किया उसके पैट्स ने। उसका दिल केरवाहट से भर गया और फिर वो दर्द में कराहती हुई ही बेहोश हो गई। तो अक्कू ने समझदारी दिखाते हुए जल्दी से कुछ बॉडीगार्ड्स को बोलकर उसे हॉस्पिटल भेज दिया। और एक वजह ये भी थी कि ये सब देखना उसकी मैरी को अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं उसके जाते ही युवाना ने बॉस को अपनी गोदी में उठा लिया। तो आशा ने मुंह बना लिया। उसका चेहरा देख सभी की हंसी निकल गई, क्योंकि उसके ऐसा चेहरा बनाने पर उसके सारे सफेद दांत बाहर निकल आए थे, और ऐसे में वो बहुत ज्यादा क्यूट और फनी दिख रही थी। वहीं उसे मुंह बनाता देख आर्या ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से पुचकारने लगी। तो आशा भी आंखों में चमक लिए अपनी इकलौती मासी को प्यार और इमोशनल होकर देखने लगी। आखिर माँ के बाद माँ जैसा प्यार करने वाली हमारी प्यारी मासी ही तो होती है। आर्या प्यार से उसे पुचकारने लगी, तो आशा भी हंसने लगी। वहीं अब इस नजारे को तीन लोग चिढ़कर और जलन से भरकर देख रहे थे। एक तो जैक और एक एरिक, और तीसरे थे हमारे प्रेम बाबू, जो जल भूनकर कभी भी कोयला बन सकता था। अंडस्को। वहीं उसे मुंह बनाता देख आर्या ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से पुचकारने लगी। तो आशा भी आंखों में चमक लिए अपनी इकलौती मासी को प्यार और इमोशनल होकर देखने लगी। आखिर माँ के बाद माँ जैसा प्यार करने वाली हमारी प्यारी मासी ही तो होती है। आर्या प्यार से उसे पुचकारने लगी, तो आशा भी हंसने लगी। वहीं अब इस नजारे को तीन लोग चिढ़कर और जलन से भरकर देख रहे थे। एक तो जैक और एक एरिक, और तीसरे थे हमारे प्रेम बाबू, जो जल भूनकर कभी भी कोयला बन सकता था। एरिक युवाना और बॉस को चीड़ और जलन से भरकर देख रहा था। तो बॉस बाबा भी कम नहीं थे, वो भी एरिक को ही घूर रहा था। आखिर वही तो उसके और आशा के होने वाले डैड थे। हालांकि पिछले जन्म में वो दोनों अपने डैड का टेस्ट नहीं ले पाए थे, क्योंकि उन्हें इस बारे में युवाना के सभी को और एरिक को छोड़कर जाने के बाद पता चली थी। अब जानवर चाहे कितने भी समझदार क्यों न हो जाए, मगर वो ये सब थोड़े ही किसी की आंखों में देखकर समझ सकते हैं कि कौन किससे प्यार करता है और किसी नफरत। वो तो छोटे मासूम बच्चों की ही तरह बहुत मासूम होते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन उनके लिए अच्छा सोच रहा था और कौन बुरा। बिल्कुल पिछले जन्म में जैसे वो दोनों ही मोना के उनकी मम्मा के लिए गंदे इरादों को समझ नहीं पाए थे,
वो इतना तो समझते थे कि मोना आंटी उन्हें और उनकी मम्मा को पसंद नहीं करती, मगर इतना बुरा सोचती होगी इस बारे में उन्हें नहीं पता था, जिसका खामियाजा उन्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ा था। और जैक आर्या और आशा को घूर रहा था, क्योंकि उसे सच में बड़ी चीज सी हो रही थी। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि आर्या अब उसकी दोस्त थी तो सिर्फ उसी से चिपके उसे से बातें करे, बस उसे को प्यार करे, बस वो ही होना चाहिए चाहे डांट ही क्यों ना रही हो। पर ऐसा क्यों और किस लिए वो फील कर रहा था, उसे भी अभी कोई आइडिया नहीं था। वही प्रेम बाबू का मुंह इसीलिए बना हुआ था क्योंकि अभी जो लाड़ प्यार उसे पिछले 2 दिनों से अपनी युवी दीदा और आलू दीदू से मिल रहा था, वो अब उसे छोड़कर किसी और के हिस्से जा रहा था। तो अब उसे तो जेलसी फील होगी ही, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ या प्यारे खिलौने के पास भी किसी को भटकने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे शेयरिंग पसंद नहीं। बिल्कुल वैसी ही हालत अभी प्रेम की थी। ऊपर से प्रेम अपने पेरेंट्स का भी सिंगल चाइल्ड था, तो उसे शायद ही कभी अपने पेरेंट्स के प्यार को किसी के साथ बांटना पड़ा होगा, इसीलिए उसे बचपन से ही अटेंशन बहुत ज्यादा मिली थी, तो उसे अच्छी खासी आदत भी पड़ चुकी थी लोगों की अटेंशन की। वहीं जब अचानक से आर्या की नजर प्रेम के गुब्बारे की तरह फूले हुए इनसिक्योर चेहरे पर पड़ी, तो उसे सच में बड़ी जोर से हंसी आई, और वो हंसने लगी तो बाकी सबका भी ध्यान प्रेम के ऊपर चला गया, और बाकी सब भी हंसने लगे। तो फिर प्रेम का मुंह रोने जैसा हो गया, और उसने वैसे ही युवाना को मुंह बनाकर देखा, जैसे उससे सबकी शिकायतें लगा रहा हो। तो युवाना ने उसके पास जाकर उसके सिर को प्यार से सहला दिया। तो सोफे पर बैठे प्रेम ने उसकी कमर को गले लगा लिया, और ऐसे अपने चेहरा उसके पेट पर रखकर छुपा लिया, जैसे वो कितना ज्यादा दुखी हो। वहीं उसकी ऐसी हरकत पर एरिक और दोनों बच्चों को छोड़कर सभी मुस्कुराने लगे, और युवाना भी उसकी क्यूट सी हरकत को देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए, और उसके सिर को वैसे ही सहलाती रही कि तभी प्रेम को अपने बालों पर किसी की पकड़ महसूस हुए। तो उसने अपना सिर युवाना के पेट से निकालकर ऊपर की तरफ देखा, तो बॉस ने जलन में युवाना की गोद से ही एरिक के बालों को अपने पैरों की मदद से भींच लिया था, और अब हल्का हल्का उसके बालों को खींचने भी लगा। तो प्रेम को थोड़ा दर्द हुआ, मगर इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि बॉस जानता था कि प्रेम उसकी मम्मा का मुंह बोला भाई है, और इस हिसाब से उसका मामा लगा है ना। Tears of joy। बाल खींचते ही प्रेम चिल्लाया, लग गई, लग गई। दीदा ये लंगूर बाल खींच रहा है, देखो लग रही है मुझे। छोड़ नहीं तो मरूंगा मैं तुझे, बदतमीज कहीं का। छोड़ बोला ना। वहीं युवाना ने भी तुरंत बॉस को आंखें दिखा दी, तो उसने तुरंत प्रेम के बालों को छोड़ दिया, और फिर दांत निकाल कर हंसने लगा, और ऐसे उसे देखने लगा जैसे बोल रहा हो, मेरे होते हुए मेरी मम्मा के ज्यादा करीब आए तो काट लूंगा हनन। तो प्रेम भी उसे बड़ी खुनस में घूरे जा रहा था, और साथ में अपने बिगड़े बालों को भी ठीक किए जा रहा था। वहीं बाकी सब अभी हुए तमाशे को देख बुरी तरह हंसने लगे। जो थोड़ा बहुत वो बॉस और आशा से मोना के साथ की गई हरकत से डर गए थे, वो भी अब तक लगभग खत्म ही हो चुका था। अभी सभी इन्हीं हंसी मजाक में ही लगे हुए थे कि तभी आर्या सबको देखते हुए कुछ मुस्कुराकर सरकेसिम के साथ बोली, आज क्या बातों से ही पेट भर गया सबका, तो मैं भी कुक को खाना बनाने के लिए मना करके आ जाती हूँ। और वो सच में किचन की तरफ जाने लगी तो सभी एक साथ चिल्लाए, नहीं भूख लगी है। और अपनी अपनी भाषा में बॉस और आशा भी चिल्लाए थे, और अब सभी इतना बोलकर आर्या को घूरने लगे। वही सबका ध्यान खुद पर देख आर्या ने उनका ध्यान भटकने के लिए अचानक से युवाना से बोली, यार आज क्या पटाखा लग रही है तू, सलवार सूट में, और ये इंडियन मेकअप में तो बिल्कुल सादगी से भरा एलिगेंट लुक आ रहा है। कसम से अगर मैं लड़का होती ना तो तुझसे ही शादी करती। मैं तो लड़की होकर भी तेरे फिगर पर फ्लैट हो जाया करती हूँ। तो पता नहीं बेचारे लड़कों के दिलों की क्या हालत होती होगी। इतना बोलकर उसने युवाना को एक फ्लाइंग किस दूर से ही फेंक कर मार दी। तो उसके इस ड्रामेटिक एक्शन पर बॉस ने भी ऐसे युवाना के सामने आने की कोशिश की जैसे उसकी तरफ आ रही किसी के हमले को वो खुद पर ले रहा हो, और फिर ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो किसी उसे बहुत तेजी से लगी हो, और वो किसी अधमरे की तरह युवाना की गोद में ही लटक जाता है। उसकी ओवर से भी ओवर एक्टिंग को देख पहले तो सभी हैरान हो गए, युवाना और आर्या को छोड़कर, पर फिर सभी बुरी तरह हंसने लगे। वहीं सभी की हंसी के बाद अचानक से आर्या की बात का जवाब लटके हुए बॉस ने चिढ़ते हुए ही दिया, आप शादी कर लेती और हम होने देते ऑन, मैं तो आपको अपना डैड नहीं बनने देते ना, और नहीं मानते बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस टेस्ट। तो सभी उसे देखने लगे,
क्योंकि उसकी खीखी किसी को भी समझ नहीं आए, मगर युवाना को तो सब अच्छे से समझ आया। तो वो पेट पकड़कर हंसने लगी, तो सभी उसे हैरानी से देखने लगे। अंडरस्कोर। वहीं सभी की हंसी के बाद अचानक से आर्या की बात का जवाब लटके हुए बॉस ने चिढ़ते हुए ही दिया। आप शादी कर लेती और हम होने देते ऑन में तो आपको अपना डैड नहीं बनने देते ना, और नहीं मानते बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। तो सभी उसे देखने लगे, क्योंकि उसकी खीखी किसी को भी समझ नहीं आए, मगर युवाना को तो सब अच्छे से समझ आया। तो वो पेट पकड़कर हंसने लगी, तो सभी उसे हैरानी से देखने लगे। हंसने के बाद जब युवाना ने देखा कि कैसे सभी उसे ही घूर रहे थे, खासकर कि आर्या, तो उसने किसी तरह अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, दे रिजेक्टेड यू। बस इतना बोलना था कि जैसे ही जिसे समझ आया तो वो भी युवाना की तरह ही हंसने लगे। वहीं आर्या का मुंह बन गया। उसने अपने गोद में आराम से बैठी आशा को भी युवाना के गोद में देते हुए या कहूं कि पटकते हुए कहा, हाँ तो फिर रह अकेले, मेरी जैसी मिलेगी भी नहीं पूरी जिंदगी में। इतना बोलकर मुंह बनाकर किचन की तरफ चली गई। वहीं आर्या की बेतुकी बातों के चक्कर में बेचारे जैक का भी दिमाग उल्टा ही चलने लगा, क्योंकि फिलहाल तो उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर आर्या लड़का होती तो मैं भी तो गे होता, या फिर लड़की ही होता, पर फिर क्या उसकी सौतन युवाना होती। पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो क्या बकवास सोच रहा था। उसने खुद को डांटते हुए सारी बातें डे से अपने जेहन से डिलाइटेड ही हो गई थी। वहीं आर्या को खाने की तरफ जाता देख बाकी सब भी खाने की तरह यानी कि किचन में जाने लगे। तो वहां आर्या सभी से फेस को आज कुछ न बनने के लिए बोल रही थी, और फिर सभी के खुले हुए मुंह के सामने ही उसने सभी स्टाफ्स को वापस भेज दिया। तो प्रेम ने तुनक कर पूछा, अरे आलू दीदू, यार आपने सभी को भेज दिया, क्या आज आपका हम सभी से केरवा चौथ व्रत का करवाने का प्लान है? तो मैं बता दूं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, जब तक मुझे मेरी वाली नहीं मिल जाती। मैं अभी से ही क्विट कर रहा हूँ, बस। उसकी बेतुकी बातों को सुनकर सभी उसको घूरने लगे, और आर्या भी की जलाते हुए बोली, तुझे कोई केरवा चौथ का व्रत नहीं केरवा रही हूँ, और तूने ही तो बोला था ना कि अपनी युवी के हाथ का प्रॉपर इंडियन खाना खाएगा। पता नहीं कितनी लंबी लंबी लिस्ट थी तुम लोगों की। तो अभी पूरा एक हफ्ता है तुम लोगों के पास, जो भी करवाना हो अभी करवा लो इससे, क्योंकि अगर एक बार ये अपने उस खड़ूस बॉडीगार्ड्स वाले अवतार में चली गई, तो फिर तुम इसे एक ग्लास कॉफी भी बनवा कर दिखा देना, मैं मान जाऊंगी तुम्हें। वहीं आर्या के याद दिलाते ही जैसे सभी के कान खड़े हो गए। प्रेम और मैरी की दिमाग में तो छोले भटूरे और गोलगप ही चल रहे थे। अब सभी युवाना को रिक्वेस्ट की नजरों से देखने लगे, तो युवाना ने भी मुस्कुराते हुए एप्रन पहनाने लगी। तो ये देख सभी के दिल खुश हो गए, क्योंकि युवाना सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी। एक ही बार की रिक्वेस्ट में मान भी गई। शी इज सच अ वाइफ फॉर देम नाउ। वहीं युवाना अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी आर्या ने बोला, अरे यार तुम लोगों तो अभी तक बॉस और आशा से मिले ही नहीं, चलो मैं ही तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। इतना बोलकर उसने एक एक करके सभी से इंट्रोस करवाया, और जब बारी जैक की आई तो को दोनों बच्चे साथ में बोले, अरे ये तो मौसी के होने वाले बच्चों के बाप हैं, और हमारे होने वाले भाई बहनों के भी बाप। यार ये आदमी कैसा है? आर्या ने कुछ समझा नहीं, मगर युवाना को सच में बड़ा मजा आ रहा था कि अपने बच्चों की फनी फनी कन्वर्जेशंस को सुनकर। और जब बारी एरिक की आई तो आर्या ने उसे उन दोनों का बाप कहकर ही पुकारा, पर इस तरह चालाकी से कि युवाना और दोनों बच्चों को छोड़कर किसी को भी समझ में नहीं आया। और यही तो आर्या चाहती थी। वहीं वो उन दोनों बिन बिहाए बाप के बच्चों में आशा तो बड़ी एक्साइटेड हो गई थी अभी से ही कितना प्यारा बाप मिलेगा हमें यार, मतलब कितना खूबसूरत है ये लड़का। अभी तो मुझे एक गाने की लाइन याद आ रहा है, यार मेरी तो सारी कर्मजली फ्रेंड्स जब सुनेंगी कि मेरा बाप कौन है, तो पक्के से जल भूनकर राख ही हो जाएंगी। यार कितना मजा आएगा ना उन्हें चिढ़ाने में। कितना मनमोहक व्यू है। वही बेचारे बॉस को तो अपनी बहन की बिना सिर पैर की बातों में और एक पागल की बातों में कोई फर्क ही नहीं था। उसके लिए उसकी बहन सबसे बेवकूफ थी, जिसका कोई भी कभी भी फायदा उठा सकता था। पर एरिक के लिए इतनी बातों को सुनकर हर भाई की तरह उसका भी मुंह बन गया, क्योंकि एक जिम्मेदार बड़ा भाई और बेटे के नाते बॉस का एक कर्तव्य था कि वो उन दोनों के बीच में थोड़ा ध्यान रखे कि उनकी जिंदगी में कौन सा और कैसा आया। इसीलिए वो चिढ़ते और मुंह बनाकर बोला, पता नहीं आजकल क्या हो गया है। आजकल के छोटे मोटे बच्चों को, जो खासकर की लड़कियों को, बस किसी पागल की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। डे से ही कोई ठीक ठाक दिखने वाला लड़का इन्हें दिख जाता है,
अरे अब हम जैसे अच्छे दिलों के लड़कों को तो कोई पूछता ही नहीं है। घोर कलयुग है ये तो, घोर कलयुग। तो उसकी बात पर आशा ने भी एक सीरियस मुंह बनाकर उससे बोला, भाई मुंह होना भी तो चाहिए कम से कम। अच्छा बुरा तो बाद ही बात है। इतना बोलकर वो निकल ली। तो पहले तो उसकी बात का मतलब बॉस समझा नहीं, मगर जैसे ही समझा तो उसे बहुत बुरी वाली जली। यार बाजू वाली जुली तो उससे तब पटेगी न जब उसमें गट्स होंगे, मगर यहाँ तो उसकी बहनें ही उसे बिना चेहरे के बोलकर चली गई। हे प्रभु, क्या कभी मैं अपनी प्यारी सी मम्मा को नानी माँ बना पाऊंगा या नहीं? कहीं मैं बाप बनने से पहले मामा तो नहीं बन जाऊंगा? इतना सोचकर वो आशा को घूरने लगा। उसे आशा से पूरी आशा थी कि वो उसे जल्दी ही डिसअवॉय करेगी, क्योंकि उसे पता था कि बाजू वाले चिंटू से तो उसका पिछले जन्म से ही चक्कर चल रहा था।